नमस्कार दोस्तों। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। और ये एक लेक्चर है तो काफ़ी समय लगने वाला है और मुझे लगता है कि आप इसके साथ जुड़े रहेंगे। काफ़ी नई चीज़ें हम आपके बारे में बताएंगे और जो नई ड्रग्स हैं जिसके हम ट्रीट कर सकते हैं और जो नए शोध हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। तो जैसा कि सब जानते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंस भी इसको कहते हैं और दिस इज़ defined as inability to achieve or maintain an erection sufficient for satisfactory sexual performance। मतलब ये कि अगर आपका तनाव नहीं आता है और उस तनाव के कारण आप इंटरकोर्स या सेक्स नहीं कर पाते हैं तो उस चीज़ को इरेक्टाइल डिसफंक्शन माना जाता है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। आपको जो है सेक्सुअल इंटीमेसी और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हो सकता है आपको भी और आपके पार्टनर को भी, और इस कारण से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा आना, आपका पुअर साइकोलॉजिकल वेलबींग और आपकी जो एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। और एक इमोशनल डिस्ट्रेस रहता है जिसकी वजह से कभी कभी शादियां टूट जाती हैं या उनमें खटास आ जाती है और पार्टनर की और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इससे फ़र्क इसमें आने लगता है। हम बात कर रहे थे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, एंड इसी के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम देखें तो 150 मिलियन लोग हैं जिनको कि ये प्रॉब्लम होती है और 1,000 में से 26 लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। ये डेटा बाहर का है और एज वाइज प्रेवलेंस देखें तो 5% 20 से 40 साल की उम्र में, 15% 40 से 60 साल की उम्र में और 70% मोर देन 70 ईयर्स की एज में। और ये प्रेवलेंस जो है ये वेस्टर्न डेटा है। इंडिया में डेटा जो है 20 से 40 साल की उम्र में भी ये डेटा 15 से 20% तक जा रहा है, क्योंकि हम एक डायबिटिक कैपिटल हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे यहाँ डायबिटीज़ के हैं पूरे वर्ल्ड में, और हाइपरटेंशन भी है। और दूसरा ये है कि हम अपना जो है मोटापा ज़्यादा है और स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं रखते। तो रिस्क फैक्टर क्या है? 50% अगर हम देखें तो मेन जिनको कि इस्टेब्लिश कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो अगर आपको हार्ट की परेशानी है तो उसमें से 50% ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं जिनको कि इरेक्शन में भी प्रॉब्लम हो। और अगर आपको डायबिटीज़ है, मधुमेह की बीमारी है, तो इसको जो प्रेवलेंस होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, जैसे 24% नॉन डायबिटिक में और 46% डायबिटिक में। और अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो 70% लोग जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। तो हम बात करेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है। तो ये हमारी जो एक तरह से जो पीनस है उसका कट सेक्शन है। तो इसके अंदर स्मूथ मसल होती है, इसमें कोई स्ट्राइटेड मसल नहीं होती, और इसमें एंडोथेलियल लाइन कैविटी होती है जिसको कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। और ये जो पार्ट है ये यूरिनरी पैसेज है। तो नॉर्मल जो इरेक्ट होता है तो उसमें क्या होगा कि ब्लड आया यहाँ से और ये इसकी वजह से कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन होने की वजह से जो है खून का जो प्रभाव है वो एक जगह पे रुक जाता है और पीनिस में इरेक्शन हो जाता है। जब ये या तो ट्यूनिका में डिजनरेशन हो जाए एज के साथ, या स्मूथ मसल जो है उसकी एपोप्टोसिस हो जाए, या ये वेन्स हैं वो सही से कॉम्प्रेस ना करें, वीनस लीकेज होने लगे, तो उसकी वजह से वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। ऐसे केस में क्या क्या थेरेपी होती है? तो फर्स्ट लाइन जो थेरेपी है वो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और लोग उसको वियाग्रा, सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, वर्डिनाफिल और अवानाफिल। अवानाफिल जो है वो नई ड्रग है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और सेकेंड लाइन थेरेपी जो होती है वो इंजेक्शंस होती है। और जो लास्ट थेरेपी है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो फिर हम उन पेशेंट में पेनाइल इम्प्लांट करते हैं। पेनाइल रिवैस्कुलाइजेशन सर्जरीज जो हैं वो आजकल उसका कोई ख़ास रोल नहीं है और यूजुअली पहले ज़माने में करी जाती थी, आजकल उन्हें कोई नहीं करता।
तो अगर हम देखें तो ये यूरोपियन एसोसिएशन यूरोलॉजी की गाइडलाइन है, और PD5 इनहिबिटर जो है फर्स्ट लाइन थेरेपी है। और ये काफ़ी बड़ा एक तरह से ये है, इस तरह से हम पेशेंट्स को देखते हैं। पहले लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए कहते हैं, उनकी काउंसलिंग करी जाती है और देखा जाता है कि क्योर है कि नहीं है, और फिर PD5 इनहिबिटर दिया जाता है। और जिनको कि वैस्कुलोजेनिक ईडी है जिसमें लीनियर शॉकवेव थेरेपी, तो लीनियर शॉकवेव थेरेपी जो है अब एक नई प्रक्रिया है, और हमारे सेंटर में जो लीनियर शॉकवेव थेरेपी है उसकी लेटेस्ट मशीन है, वही मशीन जिसके ऊपर सारा शोध हुआ है अभी तक, तो वो इस समय अवेलेबल है और आप यहाँ पे हमें दिखा सकते हैं इसके लिए। तो लीनियर शॉकवेव थेरेपी भी अब एक रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है इन पेशेंट्स के लिए। और उसके बाद अगर ओरल थेरेपी और ये सब करने के बावजूद भी अगर पेशेंट सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, या फिर लगता है कि ट्रीटमेंट का आउटकम सही नहीं आया, तो एंड में जो है पिनाइल इम्प्लांट की स्थिति आती है। तो ये एक एल्गोरिथम है जिसको भी हम फॉलो करते हैं, और यही एल्गोरिथम जो है आपको आपके डॉक्टर जो भी हैं जो देख रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। पिनाइल इम्प्लांट इज़ नॉट द आंसर। हर पेशेंट की ट्रीटमेंट एक एल्गोरिथम के हिसाब से कि भाई हमने इसको देखा, हिस्ट्री ली, रिस्क फैक्टर्स देखे, लाइफस्टाइल चेंज किया, पहले मेडिसिन दी, फिर इंजेक्शन दिए, इंजेक्शन से नहीं हुआ, शॉकवेव थेरेपी भी दिया, उससे भी नहीं हुआ, तो फिर जो है पिनाइल इम्प्लांट जो है अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा तो फिर उसको देना है। तो ये एक ट्रीटमेंट एल्गोरिथम है। अब हम बात करेंगे PD5 इनहिबिटर्स के बारे में, और कई इसके ऊपर जो है वीडियोस बन चुके हैं, बट आई थिंक कि इसको डेप्थ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो 1998 में फाइज़र कंपनी ने सबसे पहले लॉन्च करी थी सिल्डेनाफिल, और सिल्डेनाफिल का लॉन्च हुआ था पल्मोनरी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक होते हैं। और उन पेशेंट में जब ये दिया गया तो देखा गया कि उनके इरेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गए, और कुछ पेशेंट ने इवन जो दवाइयाँ हैं उनको बंद करने के लिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह का जो सेक्सुअल एक्टिविटी हमारी कभी नहीं हो पाई और हम चाहेंगे कि इसको हम कंटिन्यू करें। उसके बाद 2003 में वर्डिनाफिल आई, फिर 2003 में टडालाफिल आई जिसको कि वीकेंड पिल भी कहा जाता है, और अब 2012 में अवानाफिल आई थी, और ये अब इंडिया में लॉन्च हुई है 2022 में। तो ये सेकेंड जनरेशन है। मैकेनिज्म क्या है इनके एक्ट होने का? तो बेसिकली जो PD5 एंजाइम होता है ये कॉर्पस कैवर्नोसा में होता है, जहाँ पे कि हमारा, जैसे हमने पहले आपको चलचित्र में दिखाया था, और इसकी वजह से भी इनहिबिट हो जाता है, तो ये साइक्लिकल GMP बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो है ये आर्टीरियल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो जाता है, और रिलैक्सेशन होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो आपको इरेक्शन जो है आने लगेगा। इसमें मुख्य क्या कारण है कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेक्सुअल स्टिमुलेशन नहीं है, अगर आपको डिज़ायर नहीं है, या आपको सेक्सुअल स्टिमुलेशन नहीं हुआ, तो वियाग्रा या टडालाफिल या ये कोई भी जो PD5 इनहिबिटर्स हैं ये काम नहीं करेंगे। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा ये बताया जा रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, और इसके बढ़ने के कारण आर्टेरियल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से ब्लड की पूलिंग हो जाती है पीनिस में, और इसलिए आपको एक बेहतर इरेक्शन मिलता है। अवानाफिल जो है ये नई ड्रग है जो कि अब आई है, और 2012 और 2013 में इसका ड्रग आई, और ये यूजुअली 100 और 200 मिलीग्राम की डोज में दी जाती है। इसकी अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखें कि इन सारी ड्रग्स में क्या डिफरेंस है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो सिल्डेनाफिल है या टडालाफिल है ये 1 घंटे पहले लेनी है, टडालाफिल और अवानाफिल दोनों आधा घंटा पहले लेनी होती है। और इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जो मैक्सिमम कि कब ये एक्ट करने लगती है, तो 1 घंटे पे, ये 1 घंटे पे, और जो अवानाफिल है वो करीबन आधे घंटे में। तो मिनिमम टाइम पे ये इफ़ेक्ट होने लगता है, और इसका एक लास्टिंग इफेक्ट है जो इज अराउंड 6 आवर्स। टडालाफिल को वीकेंड पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 36 घंटे तक आपके ब्लड सर्कुलेशन में रहती है, तो कुछ लोग इसको जो है वो वीकेंड पिल की तरह भी यूज़ करते हैं। और अभी हमने रिसेंटली एक वो भी देखा कि सिल्डेनाफिल का डबल डोज ले लिया और उसकी वजह से कार्डियक जो है टॉक्सिसिटी हो गई। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि भाई आप डोजेस जो हैं वो कृपा करके यूरोलॉजिस्ट और एंट्रोलॉजिस्ट के उसमें लें, जो कि इनके बारे में जानता हो। ओवर द काउंटर ये कोई भी मेडिसिन ना लें। आपको हम पढ़ा ज़रूर रहे हैं, लेकिन इसको फिर भी लेना है आपको एक मेडिकल के सुपरविजन में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं।
तो ये हमने बात की ये चारों ड्रग्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्यों ये बेहतर है जो अवानाफिल अभी नहीं आई है, क्योंकि एक तो हाईली सेलेक्टिव है, इसका जल्दी एक्शन होता है और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्टर है। हमें ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं चाहिए, ज़्यादा ड्यूरेशन में दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों को प्रायपिज्म भी हो सकता है, तो इसलिए इसके एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो कम हैं और ये एक बेहतर जो है मॉलिक्यूल है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है क्या एविडेंस था और किस एविडेंस के बेसिस पे जो है ये बात करी जा रही है। तो ये एक मल्टी सेंटर ट्रायल किया गया जिसमें कि प्लेसिबो दी गई और अवानाफिल दी गई, और इसमें देखा गया कि जो पेशेंट्स थे उनका ये इंक्लूजन क्राइटेरिया था कि 50% जो पेशेंट हैं इनको फेलियर है, वो कर नहीं पा रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी, और बेसिकली अगर 4 अटैम्प्ट से ज़्यादा आपने किया उसमें भी नहीं हो पा रहा तो उन पेशेंट्स को इसमें इंक्लूड किया गया। और देखा गया कि जो वजाइनल पेनिट्रेशन है और सक्सेसफुल इंटरकोर्स है दोनों ही जो है बेस लाइन से वो बढ़ गया एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, और पेशेंट्स वर एबल टू अचीव सक्सेसफुल इंटरकोर्स विद इन 15 मिनट्स ऑफ टेकिंग द मेडिसिन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसके ऊपर से शोध आया है। तो इसकी एफिकेसी वेल टॉलरेटेड है। जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके इन ड्रग्स के वो हेडेक है, आपको फ्लशिंग हो सकती है, आपका चेहरा जो है लाल हो सकता है क्योंकि ये एक तरह से वेसोडाइलेटर है, तो ये हो सकता है। नेज़ल कंजेशन, आपकी नोज़ जो है ब्लॉक हो सकती है, आपको बैक पेन हो सकता है, कुछ लोग बैक पेन की कंप्लेंट करते हैं माइल्जियर्स की, एंड ये सारे जो है कॉमन इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये ड्रग ही इस तरह से काम करती है। अब कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जिनमें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है, क्या ये ड्रग काम करेगी? तो इसमें देखा गया कि अडल्ट्स को 333 पेशेंट्स से जिनको कि रैंडमाइज किया गया, एंड इसमें देखा गया कि अवानाफिल वाज सेफ एंड इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़, एंड द इफेक्ट ऑफ द डोज वाज अराउंड 6 आवर्स आफ्टर टेकिंग इट। 6 घंटे तक के बाद तक भी ये था। और अब हम बात करेंगे कि 15 मिनट के बाद ये काम करती है कि नहीं। तो इसमें देखा गया कि विद इन 15 मिनट्स के बाद भी देयर वाज अ गुड अटेम्प्ट। सो दिस इज समथिंग विच इज़ अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है जो जिसने कंपेयर किया अवानाफिल को और सिल्डेनाफिल को, मतलब वियाग्रा को, इंडियन पेशेंट्स में जिनको कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन था। और इसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया में देखिए 21 साल से ज़्यादा उम्र के तो बेसिकली पेशेंट्स थे, और तो ज़्यादातर पेशेंट्स इसी एज ग्रुप में रहते हैं। और इसके बाद ये देखा गया कि जो ड्रग थी उसको लिया गया बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी वंस अ डे, एंड देन एटलीस्ट 4 बार जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को करने के बाद उसके आउटकम को मेजर किया गया। IEF क्वेश्चनर होता है इसके ज़रिए, और देखा गया कि इसमें कितने पेशेंट्स का सक्सेसफुल इंटरकोर्स हो पाया और इरेक्शन हो पाया और वजाइनल पेनिट्रेशन हो पाया। और ये 2 आर्म थे इसके रैंडमाइज होने के बाद, और इसमें देखा गया कि डोज एस्केलेशन है वो सिल्डेनाफिल में ज़्यादा था, अवानाफिल में कम था। कुछ लोगों को डोज बढ़ानी पड़ी सिल्डेनाफिल में। और अगर हम IEF स्कोर्स को देखें तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ा तो उनके स्कोर्स भी इम्प्रूव हुए, और इसका एक फास्टर एक्शन था कंपेयर फ्रॉम सिल्डेनाफिल विच इज़ सिग्निफिकेंट। तो अगर हम देखें तो अवानाफिल का जो परसेंटेज डोज विद सम इरेक्शन 15 मिनट्स अराउंड 84% है, जबकि ये 30% है इन सिल्डेनाफिल ग्रुप। तो हमारे इंडियन पेशेंट्स का जो दिखाया कि अवानाफिल जो है वो एक सुपीरियर ड्रग है सिल्डेनाफिल से इन इम्प्रूविंग द फंक्शन, एंड एडवांटेज क्या है कि इसका एक फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टडी विच हैज़ कम नाउ, एंड दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। एंड देखा गया कि ये डायबिटीज़ में
और जिन पेशेंट्स को वैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, जिन पेशेंट्स को प्रोस्टेट सर्जरी हो चुकी है, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी हो गई है, तो उसमें हमें डोजेस को बढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं जहाँ पे कि रिस्पॉन्स जो है कभी कभी लिमिटेड रहता है, और शॉकवेव थेरेपी भी ऐसे पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है। सो अब ये है कि 200 mg बेटर है 100 mg से या नहीं, तो इसके ऊपर भी चर्चा की गई है। एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस में डिपेंड करता है कि कैसे इसको दिया जाता है। यूजुअली हम 100 mg से स्टार्ट करके 200 mg तक इसको देते हैं। सो ये ऐसे अब मैं आज कंक्लूड करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा लेक्चर हो चुका है। तो ईडी जो है वो एक इनेबिलिटी है टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्शन सफिशिएंट फॉर सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल परफॉर्मेंस, और 150 मिलियन लोगों को ये ईडी की प्रॉब्लम है, और 26 नए केसेस पर 1000 लोगों में रोज़ हर साल इसमें ऐड हो रहे हैं, और ये इंडिपेंडेंटली एसोसिएटेड होती है डायबिटीज़ से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से, डिप्रेशन से और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से। PDE5 इनहिबिटर्स जो हैं वो फर्स्ट लाइन थेरेपी हैं इसमें। बोथ हमने यूरोपियन गाइडलाइंस और अमेरिकन गाइडलाइंस दोनों ही ये कहती हैं। और 4 इस समय फॉस्फोडाइएस्टेरेज इनहिबिटर्स हैं वो जो कॉमनली कमर्शियली अवेलेबल हैं इंडिया में, जैसे कि सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, वर्डिनाफिल, और आज हमने चर्चा की अवानाफिल के बारे में। और अवानाफिल जो है वो एक बेहतर जल्दी काम करता है, शॉर्टर ड्यूरेशन है उसकी, एंड मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी ज़्यादा अपकमिंग मॉलिक्यूल है, और आप हमें दिखा सकते हैं हमारे सेंटर पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों को, जिनको ये प्रॉब्लम है उनको भी शेयर कर सकते हैं, उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगी इससे। और इसी के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।